Hello everyone, this is Mayank Sharma. I welcome you all to my channel Study Planet. In today's video, I shall be talking about sound-based figures of speech, which incorporates alliteration, assonance, consonance and onomatopoeia. तो एलिट्रेशन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हिंदी में इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एजोनेंस को स्वर अनुप्रास और कॉन्सोनेंस को हम व्यंजनानुप्रास कहते हैं और ओनोमेटोपिया को ध्वनि अनुकरण। तो एलिट्रेशन, सबसे पहले एलिट्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एक लाइन में, पोइट्री की हो चाहे वो प्रोज की है, एक सेंटेंस में, एक लाइन में जब हम कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन को देखते हैं इन टू और मोर वर्ड्स। क्लियर? जैसे पीटर पैटर, पी की रिपीटिशन यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का यूज़ होता है। तो एलिट्रेशन के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि जो एलिट्रेशन है इसकी इन्वेंशन सबसे पहले हुई थी एंग्लो सैक्सन पीरियड पे। तब एंग्लो जो सैक्सन जो राइटर्स थे वो एलिट्रेशन को एक पोइट्री में म्यूज़िक और रिदम क्रिएट करने के लिए यूज़ किया करते थे। मतलब जैसे राइम स्कीम का यूज़ होता है, पहले राइम स्कीम की तरह इसको यूज़ किया जाता था एक लाइन के, मतलब एज इंटरनल राइम स्कीम। जैसे अब हम क्या करते हैं, एंडिंग राइम स्कीम जो हम मेजर करते हैं, उनको देखते हैं कि लास्ट के जो वर्ड होगा उसको हम मैच करते हैं। जैसे कि राइट नाइट, तो ए बी राइम स्कीम हमने बना दी। पहले क्या होता था, इंटरनल राइम स्कीम का यूज़ होता था और उसमें एलिट्रेटिव वर्स बोला जाता था। उसे एलिट्रेशन का यूज़ करके एक पोएम में म्यूज़िकलिटी को क्रिएट किया जाता था। तो ये तबका है आई विल से इट इज़ द ओल्डेस्ट वन एज़ कम्पेयर टू अदर लिटरेरी डिवाइसेस। तो ये सबसे पुराना है। तो ये चीज़ अपने जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कीप इट इन माइंड। तो अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है मैकबेथ, उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। हेयर वी आर सीइंग द रिपीटिशन ऑफ एफ, फ और एफ की रिपीटिशन को हम इसमें देख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हुआ अनुप्रास अलंकार, दैट इज़ एलिट्रेशन। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा थॉमस ग्रे की पोएम है, बहुत सिग्निफिकेंट पोएम है, फ्रॉम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इस कोटेशंस में हम पी के रिपीटिशन को देखेंगे और डब्ल्यू की रिपीटिशन को भी देखेंगे। मेनली यहाँ पे पी को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो यहाँ पे हम मेनली पी की रिपीटिशन को देख रहे हैं, तो रिपीटिशन ऑफ पी। अगर देखो, अगर हम डब्ल्यू की भी रिपीटिशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम उसको भी एलिट्रेशन मान सकते हैं। तो उसके बाद आता है कॉन्सोनेंस, जिसे हम व्यंजनानुप्रास कहते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कॉन्सोनेंस है और जो एलिट्रेशन है वो आपस में काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। काफ़ी हद तक क्या, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। आप ये लगा सकते हो कि एलिट्रेशन का एक बड़ा रूप है कॉन्सोनेंस। क्लियर? तो जैसे एलिट्रेशन में तो हम क्या दिमाग में रखते हैं कि पहला लेटर है कॉन्सोनेंट, वो रिपीट होना चाहिए, वो साउंड रिपीट होना चाहिए। पर जो कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस का जो एरिया है इट इज़ वाइडर एज़ कम्पेयर टू एलिट्रेशन। एलिट्रेशन से इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है। इसको हम एक लेटर की जो बिगनिंग है, वो मतलब उसकी जो रिपीटिशन है, उसको हम बिगनिंग में भी देखते हैं, मिड में भी देखते हैं और एंडिंग में भी देखते हैं। और जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, हियर वी सी द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एनीवेयर इन द नियर बाय वर्ड्स, चाहे वो बिगनिंग हो, चाहे मिडल हो, चाहे एंड हो। क्लियर? और एक चीज़, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने जैसे मैंने लिखा हुआ है कि बिगनिंग में, और अब आपके दिमाग में ये डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि सर आपने उसमें एलिट्रेशन में भी बिगिनिंग की बात की थी कि स्टार्टिंग में जैसे प्लॉमैन है, प्लॉड है, वेरी है, वी है, तो वो अब कॉन्सोनेंस में भी हम वही बात कर रहे हैं। और बिगिनिंग में है तो वो एलिट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तभी मैंने आपको ये बताया कि ये इसका जो एलिट्रेशन है इसका एडवांस्ड वर्जन है। अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखना चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं कि एलिट्रेशन का एडवांस्ड वर्जन है हमारे पास कॉन्सोनेंस। क्लियर?
तो अब हम बात कर लेते हैं जो कॉन्सोनेंट्स है उनकी एग्जांपल्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एडगर एलन पो, अमेरिकन राइटर है, उसकी पोएम में द रेविन में। तो यहाँ पर आपको रिपीटिशन मिलेगी डी और पी की। क्लियर? वाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग सडनली देयर केम अ टैपिंग। अब यहाँ पे हम देखिए जो डी है और जो दोनों डी हैं, एक मिड में है और एक एंड में है, और जो नैपिंग और टैपिंग के जो पी हैं वो मिड में है। ठीक है, इनको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये देखेंगे कि जितने भी हमारे एग्जाम्पल होंगे वो मैंने सभी हमारे इम्पोर्टेंट राइटर से ही लिए हैं, ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते उन राइटर्स का नाम भी आपको बार बार देखने को मिले क्लियर, और उनकी पोएम से भी आप एक बार मतलब फैमिलराइज हो जाओ। तो जैसे एक चीज़ करते करते हमने 2-3 चीज़ें साथ में सीख के जानी है। तो यहाँ पे आप देखिए, और नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है पीबी शैली की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ओज़िमेंडियाज़। यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलती है, व्हेन द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द स्टैचू इज़ टॉक्ड अबाउट स्टैंड इन द डेजर्ट नियर दैम ऑन द सैंड। यहाँ पे हम एस के रिपीटिशन को देखते हैं। एक तो स्टैंड का एस स्टार्टिंग में आ गया, डेजर्ट का एस बीच में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद एस जो लास्ट है एस उसका बिगिनिंग में आ गया। तो अब इन हम सबको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉन्सोनेंट्स हमारी एलिट्रेशन का एक एडवांस्ड वर्जन है, वो बिगिनिंग को भी कवर करता है, मिड को भी कवर करता है और एंडिंग को भी कवर करता है, और एलिट्रेशन सिर्फ हमारा बिगिनिंग को ही कवर करता है। क्लियर? अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है एसोनेंस, स्वरानुप्रास। जैसे हमने इन एलिट्रेशन एंड इन कॉन्सोनेंट्स, वहाँ पर कॉन्सोनेंट और व्यंजन का रोल रहता है, और एसोनेंस में और ओनोमेटोपिया में वॉवल का रोल रहता है। ठीक है ना, जैसे हम वहाँ पे रिपीटिशन देख रहे थे, कॉन्सोनेंट इज़ बीइंग रिपीटेड, बट इन एसोनेंस हम यहाँ पे वी विल सी हियर द रिपीटिशन ऑफ वॉवल। अब यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, देखिए, इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल स्पेशली इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द नियर बाय वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेस्ड सिलेबल, यहाँ पे जो सिलेबल का एक जो वीडियो है मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है ना, जहाँ पे हम ये कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो स्ट्रेस्ड सिलेबल का यहाँ पे मतलब ये होगा कि किसी वर्ड पर, ठीक है ना, आप अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तो हो गया वर्ड स्ट्रेस तो अपने आप में ही ये डिनोट कर रहा है कि किसी चीज़ पर, किसी वर्ड पर हम स्ट्रेस पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। अनस्ट्रेस्ड होता है जहाँ पे हम स्ट्रेस ज़्यादा पुट नहीं करते। तो यहाँ पे कहाँ मतलब किस जगह पे, कहाँ पे हमें वॉवल को कंसीडर करके वहाँ पे एसोनेंस को कंसीडर करना है। देखिए यहाँ पे जो कीट्स की पोएम है ओड ऑन अ ग्रेजियन अर्न, इसकी लाइंस को उठाएंगे यहाँ पे, दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दो करें तो ओ की रिपीटिशन भी जा रही है, स्टिल में ई की रिपीटिशन भी जा रही है, यहाँ पे ई का वो है ई का मेंशन है, उसके बाद ब्राइड और क्वाइटनेस और आई हमें सुनाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि मेजॉरिटी में क्या चीज़ हमारे सामने आ रही है और किस चीज़ पर स्ट्रेस पुट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आई की रिपीटिशन है, ई सिर्फ एक ही बार है, दो भी सिर्फ एक ही बार है, और हमारा जो स्ट्रेस कहाँ जा रहा है, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस मतलब आई पर। तो हम यहाँ पे जो ब्राइड वर्ड है और जो क्वाइटनेस है इसको हम एसोनेंस मान के चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। यहाँ पर देखो ओ की भी जा रही है और आई की भी जा रही है। इसमें तो देखो दो फोस्टर ऑफ, इसको भी लगा सकते हैं हम, स्लो को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। पर एग्जाम्पल में मैंने आई लिखा है, आप ओ को भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे दो फोस्टर ऑफ स्लो। क्लियर? उसके बाद साइलेंस टाइम, तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में हम दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस पोएम है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ ओ है, ये टाइपिंग में गलती से आई लिखा गया है, तो ओ ही है यहाँ पे, जैसे होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो ओ की रिपीटिशन को हम मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और स्ट्रेस भी उसी के ऊपर पुट किया जा रहा है, तो यहाँ पे है एसोनेंस। क्लियर? और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस रहेगा वो रहेगा ओनोमेटोपिया, ध्वनि अनुकरण। तो इसकी आपको पहचान कैसे रखनी है, यहाँ पर
उन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे जिनका एक्चुअल जो साउंड होगा उनमें काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। मतलब जैसा कोई चीज़ साउंड क्रिएट करती है और उस साउंड के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनमें सिमिलैरिटी होगी, तो उसे हम ध्वनि अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। ठीक है ना, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है इंग्लिश में रिपीटिशन। ठीक है ना। अब जैसे सपोज़ कीजिए ये मॉस्किटोज़ हैं, ठीक है ना, मधुमक्खियाँ हैं, बीज़, वो हमारे कान के पास आके जब वो आवाज़ क्रिएट करती हैं, वो भन ब ज़ की आवाज़ क्रिएट करती हैं, तो उनके लिए क्या बोलते हैं हम? बीज़ आर बजिंग। तो इसको भी मैंने ना, एक तो नेचुरल साउंड, ह्यूमन साउंड और मैकेनिकल साउंड, ओनोमेटोपिया के जो साउंड होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब जो बर्ड्स होते हैं, जैसे पक्षी चहचहाते हैं, च च च च करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड है उसके लिए भी हमने चर्प यूज़ किया है, बर्ड्स आर चर्पिंग। अब स्नेक का जो आवाज़ होती है वो हिसिंग साउंड होती है। ठीक है ना, जब स्नेक हिस करके बोलता है उसकी जो हमने वर्ड यूज़ करते हैं हिस। और पत्तों की सरसराहट हिंदी में हम बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लीव्स आर रसलिंग। जैसे तेज़ हवा, जो ये हवा चलती है उसमें जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो एक दूसरे की फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे ना रसलिंग साउंड क्रिएट होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन साउंड, ओनोमेटोपिया। उसमें मैंने एग्जांपल लिया है गीगल। गीगल क्या होता है? हम जब हंसी को दबा के हंसते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारी हंसी से आवाज़ आती है उसे हम, मतलब वो और गीगल वर्ड में सिमिलैरिटी है। जैसे क्लास में बच्चे हंस रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, ठीक है ना, तो वो दबी हुई हंसी हंसेंगे, सो दैट देयर लाफ में नॉट बी लिसन्ड, और ये कि एंड दे विल बी पनिश्ड। अगर उनकी जो आवाज़ है हंसने की, अगर वो तेज़ हंसेंगे तो अगर उन टीचर को सुनाई दे गई तो डेफिनेटली दे विल बी पनिश्ड और रिब्यूक्ड। तो यहाँ पर और नेक्स्ट है हमारा विस्पर साउंड। विस्पर साउंड होता है बिल्कुल आराम आराम से किसी को कोई बात कन्वे करना, जिसे हम फुसफुसाना कह देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि शी या कि विस्पर्ड द सीक्रेट, उसने सीक्रेट को मतलब आराम आराम से किसी को सीक्रेट बता दिया, विदाउट क्रिएटिंग मच नॉइस, ज़्यादा आवाज़ ना की हुए। क्लियर। अब लास्ट में आता है हमारा मैकेनिकल साउंड। अब मैकेनिकल साउंड कौन से होते हैं? जो कि टूल से या किसी मशीन से क्रिएट किए जाते हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट से क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लैंक साउंड की, जो कि झंझनाहट की साउंड क्रिएट करता है। ठीक है ना। इकोइंग साउंड होती है, जैसे कि द फैक्ट्री गेट क्लोज्ड विद अ क्लैंक। अब जैसे आपने एकदम मतलब दरवाजे को खिंचा के बंद करा तो वो क्लैंक साउंड क्रिएट करेगा, और जो आवाज़ वहाँ से निकल के आई ना, आपने एकदम फोर्सफुली, इफ़ यू शट एनी डोर फोर्सफुली, तो वहाँ से द साउंड दैट इट विल क्रिएट, तो वो होगी क्लैंगिंग साउंड। ठीक है ना, द फैक्ट्री गेट क्लोज्ड विद अ क्लैंक। अब धड़ाम से कोई चीज़ आप सपोज़ कीजिए यू आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव पुश, ये कि यू हैव थ्रोन इट एंड ये कि इट विल क्रिएट थर्डिंग साउंड। और जैसे कि ये कि मतलब जैसे ही ये धरती उस पर अर्थ पे आके गिरेगी तो ये थर्डिंग साउंड क्रिएट करेगी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धड़ाम से कोई चीज़ गिर गई। तो द टूल बॉक्स हिट द ग्राउंड विद अ थर्ड। जैसे आपने कोई बॉक्स की या कोई ऑब्जेक्ट गिरा या कोई मतलब फोर्सफुली आपने उसे ऊपर से लेके नीचे तक नीचे गिरा, तो वो थर्डिंग साउंड क्रिएट करेगा, जिसे हम धड़ाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टैपिंग साउंड। जैसे हम हल्के से टैप करते हैं ना किसी चीज़ पर, टैपिंग एट द विंडो, टैपिंग एट ये कि एट एनी ऑब्जेक्ट, तो वो जो टैप साउंड क्रिएट होती है, और जो हम आराम से जो टैप करते हैं वो साउंड और उसमें सिमिलैरिटी है। उसके बाद है नॉकिंग, नॉक करना डोर पे, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कि कोई डोर को नॉक कर रहा है। ठीक है ना, जो कोई इंसान नॉक करता है वो जो साउंड है वो वही क्रिएट होती है जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, नॉक। अब आप किसी ब्रांच को या किसी भी लकड़ी को आप या किसी भी चीज़ को एकदम आपने कड़क से तोड़ दिया, ठीक है ना, कड़क, वो ऑटोमेटिकली वो आवाज़ भी वैसी क्रिएट करेगा जैसे हम वर्ड क्रैक यूज़ करते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ क्रैक हो गई। ठीक है ना, आपने पकड़ा एक चीज़ को और आपने उसे तोड़ दिया, जो साउंड क्रिएट होगी, द साउंड इट विल बी क्रैकिंग साउंड, कड़क से कोई चीज़ टूट गई। नेक्स्ट आता है क्लिंकिंग साउंड ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की खनखनाहट। अब जैसे आपके हाथ में कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो आपने एकदम नीचे गिर दिए, तो वो जो साउंड क्रिएट करेंगे वो खन कहते हैं ना, कि हिंदी में सिक्कों की खनखनाहट,
और इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स, कि उनकी जो खनखनाहट है, आवाज़ भी वो खन खन कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो वर्ड भी हम उनके लिए खनखनाहट या क्लिंकिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ना अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक